मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले हम बात यानी कि बात हमारी हो रही है, तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो है हेट्रोट्रोफिक। कैसा मोड है? हेट्रोट्रोफिक, यानी कि हम अपने फूड के लिए अदर प्लांट और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। सिंपल सी बात है। अब हेट्रोट्रोफिक तीन तरह का होता है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। तो हम पैरासाइटिक तो नहीं है, किसी के ऊपर रहकर या अंदर रहकर तो कोई न्यूट्रिशन लेते नहीं है ना। हम सैप्रोफाइटिक है, सड़ी गली चीजों से भी नहीं लेते, तो फिर हम क्या है? होलोजोइक। तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन का लिए एक पूरा सिस्टम होता है, डाइजेशन के लिए सिस्टम होता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इसे हम एलिमेंट्री कनाल भी कह सकते हैं, आहार नाल। तो देखते हैं क्या है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से। कहां से? माउथ से। माउथ में क्या होता है? जो कैविटी है इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। इस ओरल कैविटी के अंदर क्या है? टीथ, दांत, जो हमारे फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, चबाते हैं। और टंग, जो हमारे जो लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, उससे फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। और जीभ के नीचे होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये होती है 3 पेयर यानी कि 6 होती है। 2 जीभ के नीचे होती है, 2 जबड़े में होती है और 2 थोड़ा ऊपर की साइड होती है। उनके नाम भी होते हैं, वो हमें फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करने। ठीक है, अब उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप, जहां से फूड होता हुआ स्टमक में जाता है। ये हमारा स्टमक है। और ये लीवर, पेनक्रियाज, लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों ग्लैंड्स हैं। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम। और क्या कहते हैं, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। और लास्ट पार्ट है हमारा एनस यानी कि गुदा। ठीक है, तो बात हो रही है ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ग्लैंड्स जो होती है स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। इनका काम, ये 2 तरह की ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। तो यहां पर बात होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो आपने देखा कहां होती है? हमारी जीभ के नीचे होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कहां होती है? हमारे पेट में होती है, स्टमक में होती है। लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन में होती है। छोटी आंत में होती है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हिंदी में देखते हैं एक बार। लाल ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथियां, ये हमारी ग्लैंड्स होती हैं जिनका काम होता है एंजाइम्स को बनाना। और अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो होते हैं वो अलग अलग फूड के न्यूट्रिएंट्स पे वर्क करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे हमारी बॉडी के यूटिलाइजेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। तो हमारे अंदर फूड का इंजेक्शन होता है माउथ के थ्रू होता है। तो फूड इज इंजेस्टेड बाय माउथ, मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। फिर आता है डाइजेशन। अब हमारी बॉडी में सबसे लंबा जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो डाइजेशन ही है। तो डाइजेशन जो होता है, अब मैंने आपको बताया था हमारे फूड में 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, रफेजेस, 5 हो गए। ठीक है ना। तो ये जो 5 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें से केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही डाइजेशन होना होता है। विटामिन, मिनरल्स और रफेजेस का नहीं होता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनका होता है, और विटामिन, मिनरल्स और रफेजेस 6 हो गए ना। ठीक है, तो इनका डाइजेशन होता है और बाकी का डाइजेशन नहीं होता। वो हम फूड में जिस तरीके से इंटेक करते हैं उसी तरीके से वो यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। कहां से होता है? माउथ से। और कहां कहां होता है माउथ के अलावा?
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स स्टार्ट फ्रॉम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। और कहां कहां होता है? साइट कौन कौन सी है डाइजेशन की? पाचन कहां कहां होता है हमारी बॉडी में? तो माउथ में होता है, स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब ईसोफेगस में नहीं होता, लीवर में नहीं होता, पैनक्रियाज में नहीं होता और लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होता। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कहां कहां पर होता है। ठीक है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी इनके अलावा फूड का डाइजेशन और कहीं पर नहीं होता। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन का टॉपिक। तो सबसे पहले डाइजेशन माउथ से हो रहा है, तो माउथ से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन माउथ यानी कि मुंह में पाचन। अब माउथ में क्या हमारे बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में क्या है? टीथ यानी कि दांत, दांत और क्या है? टंग, टंग के नीचे क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब टीथ क्या करते हैं? हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन यानी कि भोजन का च्यूइंग करते हैं, चबाने में चबाते हैं और उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया दांतों का रोल। हमारी बॉडी में हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन। उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, वो हमें यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं करने। टंग की बात करेंगे तो टंग क्या है? ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ये हमारे भोजन को लार से मिलाने में मदद करती है और हेल्प इन स्वेलिंग ऑफ फूड, भोजन को निगलने में मदद करती है और फूड को टेस्ट करने में। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या होता है, हमें देखना है कि हमारे मुंह में फूड के किस पार्ट का डाइजेशन होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो हमारी जो जीभ के नीचे क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती है सलाइवा, लार, जिसे बोलते हैं लार। कहते हैं ना, मार्केट में जा रहे हैं, गोलगप्पे दिख गए तो मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में जो पानी आता है वो क्या? लार है। ठीक है, सलाइवा। उस सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम। ये क्या चीज है? एंजाइम, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। और ये टाइलिन क्या करता है? हमारे फूड में जो स्टार्च होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट स्टार्ट कर देती है और उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाती है? शुगर। और उस शुगर का नाम है माल्टोज। और ये माल्टोज होती है स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठी। इसका मतलब अगर हम ऐसे फूड को जिसमें स्टार्च की अमाउंट ज्यादा हो, जैसे चावल, अगर हम उसको बहुत देर तक अपने मुंह में चबाते रहे तो चबाने के बाद क्या होगा? तो उसके अंदर जितना भी स्टार्च होगा वो शुगर में कन्वर्ट यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमें मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि चबाने के कुछ समय बाद भोजन मीठा, जो फूड है वो मीठा क्यों लगने लगता है? तो उसका आंसर आपको ये देना पड़ेगा कि जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। वो सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और वो माल्टोज होती है वो स्वाद में मीठी होती है, यानी कि स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो फूड होगा वो कहा जाएगा? ईसोफेगस से होता हुआ कहा जाएगा? स्टमक में। अच्छा, होता क्या है? हमारे यहां 2 पाइप होते हैं, एक विंड पाइप होता है ट्रेकिया और एक होता है फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो विंड पाइप से लंग्स में जाती है और जब हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। और ये स्ट्रक्चर एक फ्लैप होता है जो हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेम द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ऐसी स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो हमारे फूड के मूवमेंट को विंड पाइप में जाने से मूव होने से रोकती है। तो क्या है वो? एपिग्लोटिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे फूड जब नीचे ईसोफेगस से होता हुआ फूड कहां आएगा? स्टमक में। तो अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। हाँ, तो अब बात होगी डाइजेशन इन स्टमक की, यानी कि अब जो फूड है वो कहां आ चुका है? स्टमक में आ चुका है। ठीक है, अब स्टमक में जब फूड आएगा तो हमारी स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उसके अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियां। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालती है वो? गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो जो हम फूड इनटेक करते हैं उसे वो एसिडिक बना देता है। अब एसिडिक होना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है उसके ऊपर काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है ना। और दूसरा फंक्शन इसका, इट किल माइक्रोब्स एंड जर्म्स, और ये माइक्रोब्स और जर्म्स को किल कर देता है। एंजाइम पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हालांकि यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, ये प्रोटीन को थोड़ी सिंपल फॉर्म में ले आता है, ठीक है ना। अब म्यूकस क्या करता है, वो हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। ये एक लेयर होती है जो स्टमक को चारों तरफ से कवर कर लेती है, और ये हमारे स्टमक को किससे प्रोटेक्ट करती है, HCl से, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है ना, तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब उस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जो हमें दिक्कत देती है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना। अब हमने देखा कि भाई फूड में किस चीज का डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का हुआ था। तो अगर पूछा कि हमारे फूड में किस कंपोनेंट का या किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो वहां ना प्रोटीन का हुआ ना फैट का हुआ। और स्टमक में किसका स्टार्ट हुआ, प्रोटीन का, ना कार्बोहाइड्रेट का हुआ ना ही फैट का हुआ। तो ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फूड माउथ के अंदर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, और स्टमक के अंदर जो होता है वो प्रोटीन का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक स्फंक्टर मसल होती है, अवरोधनी पेशी होती है, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि हम जो खाना खाते हैं वो 3-4 घंटे हमारे स्टमक में रहता है, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आगे बढ़ता है। तो ये भी याद रखना कि ऐसी कौन सी मसल है जो हमारे फूड के मूवमेंट को स्टमक से इंटेस्टाइन तक या स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंट्रोल करती है। तो कौन सी है वो, स्फिंक्टर मसल। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल है। लार्ज अगर लेंथ की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो लंबी होती है, और अगर उनके डायमीटर की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। लेकिन लंबाई की बात होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है, लेकिन इसकी लेंथ भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। जैसे अगर कोई कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जीव है तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो हर्बीवोरस की कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, और एवरेज लेंथ जो होती है वो ह्यूमन बीइंग में वो 6 मीटर से थोड़ी ज्यादा होती है, 6 मीटर तक तो होती है, ठीक है। और कार्निवोरस में थोड़ी और कम होती है, हर्बीवोरस में ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं उनके फूड में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज, विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें एक लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है। क्लियर है। तो ये भी याद रखना कि हर्बीवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, और कार्निवोरस में थोड़ी कम होती है। कार्निवोरस जो होते हैं वो मीट को डाइजेस्ट करते हैं, और मीट जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 2 जगह से सिक्रीशन लेती है, एक लीवर से और एक पैनक्रियास से। अब हम 1 बाय 1 इनका डिस्कस करते हैं कि लीवर से क्या होता है और पैनक्रियास से क्या होता है। तो पहले बात होगी लीवर की। तो लीवर जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है हमारे स्टमक के बराबर में, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर बनता है बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में। पित्त की थैली सुना होगा आपने, पित्ताशय बोलते हैं साइंस में, और अपनी भाषा में पित्ते की थैली, जिसमें पथरी भी आती है जिसको निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो ये बाइल जूस को स्टोर करती है। अब बाइल जूस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है। क्या होता है, बाइल सॉल्ट। अब इसमें ऐसे सॉल्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे स्टमक से फूड आगे कैसा बना हुआ, एसिडिक फूड है, तो ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा, उस एसिडिक फूड को बेसिक बना देगा, ताकि पैनक्रियास से आने वाले एंजाइम उस फूड के ऊपर एक्ट कर सकें, एक्शन कर सकें, ठीक है। और दूसरा काम है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हम जो फैट लेते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती है, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो इसलिए पहले उनको इमल्सिफाई किया जाता है। इमल्सिफाई का मतलब बड़ी बड़ी फैट की जो गोली होती है उनको छोटी छोटी फैट की गोलियों में तोड़ा जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी छोटी वसा गोलिकाओं में तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। हिंदी में से बोलते हैं इमल्सीकरण। तो ज्यादा अलग नाम नहीं है, सेम नाम है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि पैनक्रियाज कैसे काम करती है, या पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम निकलता है और वो कैसे काम करता है, ठीक है।
तो अब बात करेंगे पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज एक तरह की कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड यानी कि एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है और एंडोक्राइन की तरह, मतलब ये हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम्स भी बनाती है। तो इससे जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन बनता है, जो हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या फंक्शन होता है। फिलहाल बात करेंगे इससे निकलने वाला जूस जो है वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस होता है। उस पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। लाइपेज क्या करता है, जो यहाँ पर फैट जो लीवर के थ्रू जो फैट इमल्सिफाइड हुई थी उस इमल्सिफाइड फैट का ही डाइजेशन करता है। और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, जो स्टमक के बाद जो प्रोटीन बची कुची होती है, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होती है यहाँ पे उसका थोड़ा डाइजेशन और होता है। हालांकि यहाँ पर अभी फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ। और अमाइलेज क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अभी यहाँ तक आने पर फूड का डाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। अब फाइनल डाइजेशन देखो कैसे होता है। जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर ही प्रेजेंट होती हैं, उनसे निकलता है इंटेस्टिनल जूस। उस जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर अभी नाम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में। तो उन एंजाइम्स में वो जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड का फाइनल और कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। और हमारा फूड कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट फाइनली क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपसे फाइनल प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है फाइनली क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फाइनली क्या बन जाता है, अमीनो एसिड। और फैट फाइनली क्या बन जाती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचित हो जाती है। अब इसके बाद आएगा एब्जॉर्प्शन। अब फूड तो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो अगर पूछा है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो वो भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कि भोजन का पूर्णतः अवशोषण भी छोटी आंत में होता है और उसका जो पूर्णतः पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत में। तो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका मैंने पार्ट बड़ा करके दिखा दिया है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती, बल्कि उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाई यानी कि दीर्घरोम। और इन दीर्घरोम का ही मेन रोल होता है, क्योंकि दीज स्ट्रक्चर्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड के सरफेस फूड के लिए जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ताकि फूड का बहुत जल्दी जल्दी से एब्जॉर्प्शन होता रहे और हमारी एनर्जी की नीड पूरी होती रहे। ठीक है। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। इसमें मैंने आपको बताया था एब्जॉर्ब होने के बाद फूड का आता है सेल्स में, जहां पर वो एसिमिलेट हो जाता है। और सेल उस फूड का यूज जो होती है वो अपनी एनर्जी बनाने में, ग्रोथ करने में, रिपेयरिंग करने में उसको यूटिलाइज कर लेती है। फिर आता है इजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर क्या होता है, उस फूड से जितना अनडाइजेस्टेड फूड से जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो रिमेन फूड होता है, जो रिमेन्स बचता है, उसको इजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमने डाइजेशन और न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में समझ लिया है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें हमें ये डाउट है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।